नीरज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मुज़फ्फरपुर बिहार से बिलॉन्ग करते हैं, पेपर 2 इन्होंने क्वालीफाई किया है। बहुत-बहुत स्वागत है। जी, नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद कि इस जी, प्लेटफ़ॉर्म पे आपने मुझे मौका दिया एक बार। जी। तो नहीं देखिए सीटेट में चूँकि सक्सेस रेशियो बहुत कम है, तो थोड़ा-सा चिंताजनक होती है कि 90 नंबर में हमारा जनरल पास होता है और ये चैलेंज हो रहा है कि 10 टू 20% मैक्सिमम बच्चे इसको क्वालीफाई कर पा रहे हैं आउट ऑफ 30 लाख मतलब फॉर्म बहुत ज़्यादा भर रहे हैं क्योंकि अभी आने वाला जो साल है वो अलग-अलग एग्ज़ाम्स का है। तो मतलब हालाँकि बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए, लेकिन एकदम से क्योंकि ये टॉपिक उठा तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या लग रहा है आपको कि क्यों इतना कम सिलेक्शन हो रहा है? आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था? और कुछ गलतियाँ पहले हम लोग बात करते हैं कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जी, और तब तो आप और अच्छे से बता लास्ट सकते हैं अटेम्प्ट मतलब में भी लास्ट टाइम क्या जी, लास्ट अटेम्प्ट में भी मैंने 80 स्कोर किया था और ओबीसी का जो कट ऑफ जाता है 82 था अच्छा, और उस टाइम पे भी मैं सीटेट के लिए एकदम फ्रेश था, मुझे कोई आइडिया नहीं था जी, और जब मैंने अपना बीएड किया था तो उस टाइम से थोड़ा-सा आइडिया था वही पेडागोजी वगैरह का। फिर मैंने फर्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम पे कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा, 80 स्कोर किया था। लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। सर देखा जाए जी, तो जो सीटेट का जो क्वेश्चन जो थे टेक्स्ट बुक के जो भी मॉक टेस्ट थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जब जी, मैं उसे देता था तो मुझसे कई सारे मिस्टेक होता हुआ करता था। फिर जी, मैं जब उसको एनालाइज़ करता था, उससे मेरा जो ग्रोइंग हुआ, सोचने का तरीका, क्वेश्चन को समझने का तरीका, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, उसका जवाब किस तरीके से दें, उसमें मुझे बहुत हेल्प मिला सर टेक्स्ट बुक के थ्रू। जी, मैं आपको बताऊँ कि मेरा प्रीवियस भी एक्सपीरियंस रहा टेक्स्ट बुक से कि मेरी वाइफ़ भी जो आज बीपीएससी के थ्रू ट्री 2 में, अच्छा, तो अच्छा, उन्होंने भी बीपीएस टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया और वाह! बीपीएससी का भी टेस्ट सीरीज़ यहीं जॉइन किया और आप लोगों के बाद से आज वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है और अरे मैं भी वाह! उसी रास्ते पे चल दिया हूँ और आप लोगों के जी, आशीर्वाद से एक सीढ़ी अभी चढ़ा हूँ। जी। अरे वाह! नीरज जी मैं तो मैम का नाम क्या है? पहले एक बार मैम का नाम बताइए आप। जी, उनका नाम मोनिका कुमारी है। मोनिका कुमारी मैम को बहुत-बहुत शुभकामना टेक्स्ट बुक टीम की तरफ से और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, दुनिया में इतनी सारी कहानी आती है कि देखते हैं अभी आजकल की ये भाई पति आगे बढ़ गया तो पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी आगे बढ़ गया पति को छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल आप लोग सेट कर रहे हैं नीरज जी। आपने मैम को मदद की और मैम ने खुद से मेहनत की। सब मिलाकर आज के डेट में वो टीचर बन चुकी हैं बिहार में और मैं चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ क्योंकि आजकल तो अभी तो एक ट्रांसफर वाला निकला भी था कि कल को अगर आप टीचर बन जाएँ तो सेम स्कूल में भी आप ट्रांसफर करवा सकते हैं। ताकि भविष्य में बहुत जी। बेहतरीन आप लोग क्योंकि एक जगह रहेंगे तो ज़्यादा आप लोग कर पाएँगे और एक-दूसरे की ट्यूनिंग है तो एज़ अ टीचर, एज़ अ कलीग भी आप लोग बेहतर काम कर पाएँगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इस बार टीआरई 4 में आपकी नौकरी लगे और हर संभव जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम लोगों से नीरज जी, हम लोग भरपूर इसमें कोशिश करेंगे। कहीं पर भी कुछ भी लगे तो बेहिचक आपने मेहनत की है, आप बिल्कुल आइएगा और चूँकि मैम सफल हुई हैं और आप भी अब उस रास्ते पर हैं और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है आप लोगों का, मैं सैल्यूट करता हूँ, आपको भी और मैम को भी मुझे मतलब मैं फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ, लेकिन बहुत आप लोगों के लिए मेरे दिल से बहुत सच में दिल से ये निकल रही है कि एक फैमिली ये एक मतलब बेहतर फैमिली का एग्ज़ाम्पल है, सैल्यूट है आप लोगों को। जी, तो सर मैम स्कूल कर ये रही तो हैं, देख रियल लाइफ़ जी, बताइए प्लीज़? हुँ, ये तो सर ये दूसरा आउटपुट है। एक मेरी भाभी भी है राइट अच्छा, नाउ शी इज़ नॉट एबल टू कम टू हियर। तो अच्छा, वो भी जो है कि टेक्स्ट बुक से सीटेट क्वालिफाइड है और इस बार ट्री 4 का वो भी एग्ज़ाम देंगी। और हम वाह! सभी लोग मैंने बताया ना कि सर पहले वाइफ़ का नौकरी लगा, मैं प्राइवेट नौकरी करता था अच्छा, और मैंने उसे छोड़कर वाइफ़ ने पूरा कहा कि चलो आप अब छोड़ दो उधर नौकरी। दिल्ली में हुँ, कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब था। तो अच्छा, फिर उधर मैंने छोड़ दिया और फिर इधर वापस आके फिर से तैयारी पे लग गया। बिल्कुल। और सर देखिए मैं कहूँ ना कि मैं दिल से कहता हूँ कि टेक्स्ट बुक को से जो मुझे सीखने को मिला, जी, जो मैं अभी भी कहता हूँ कि जो रॉन्ग डिस्पोज़िशन किया, जो उसका मुझे एनालिसिस मिला, जब मैंने उसे वाह! एनालाइज़ किया, मुझे सिलेबस कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जी। मैं आप और जब बता रहे हैं मुझे एक चीज़ मुझे याद आएगी एक्चुअली चूँकि टेक्स्ट बुक बहुत पुरानी कंपनी है, जी, 8-10 जी। साल पहले की बात है, तो मैं पूरी बात नहीं बताऊँगा। मैं भी किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने भी जी। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लिया था और मैं उस टाइम से आपको बता रहा हूँ कि
इतना बेहतरीन उस समय पर मुझे जो आपने बोला ना एक्सप्लेनेशन के बारे में, अगर मान लीजिए आपने कोई रॉन्ग आंसर किया, ये चीज़ मैं आज भी आप गूगल में इवन किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप कोई भी क्वेश्चन सर्च करिए, कोई भी टॉपिक सर्च करिए, तो जी, सबसे पहले या सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन अगर आपको मिलता है, एज़ अ वो टेक्स्ट टीचर बुक हम लोग मतलब ये गूगल में भी देखिएगा कि वो आता है और आप उसको संतुष्ट हो जाएँगे आप उसको मतलब जो आप जी, जी, जी। सोचेंगे, जो चाहेंगे वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। लगभग मैं जी। टेक्स्ट बुक से जुड़ा हुआ हूँ 2015 से अरे वाह! 10 साल हो और गए। हुँ, जॉब करते हुए मैंने प्रिपरेशन भी किया, एसएससी में भी स्कोर किया। जी, कुछ जगह पे स्कोर किया, हुआ नहीं बट क्या था कि बिहार से हैं सर, तो आपको जी। पता है कि क्या तकलीफ बिल्कुल, होता है, बिल्कुल। यहाँ से निकलना बहुत टफ सही बात, होता है और बिल्कुल। तो बहुत सारे कम चैलेंजेस था, तो नौकरी संसाधन कहीं है, लग कम नहीं पाया। सुविधा है, ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। जी, जी। 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 हुँ, जी। तो चलिए देखिए सीटेट पर हम लोग वापस आते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अब आपसे बात करने के लिए। जो कैंडिडेट मतलब आपका क्या रहा? क्योंकि अब आपके लिए मैं आपको सिर्फ़ एक मैं स्टूडेंट कहूँ या एक अच्छा पति कहूँ या एक अच्छा व्यवसायी कहूँ क्योंकि आपने पहले नौकरी भी की है। तो आपके पास अलग-अलग मैच्योरिटी है और मैं बहुत प्राउड फ़ील करता हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हमारे हैं आप लोग जैसे, जिसकी वज़ह से मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी इसी भ्रम में नहीं हूँ कि मैं सबसे बड़ा ज्ञाता हूँ। हो सकता है मेरे साथ अगर क्लास में 200, 400, 500 बच्चे लाइव हैं, तो इनमें से मैक्सिमम लोगों ने मेरे से ज़्यादा संघर्ष देखा हो, मेरे से ज़्यादा दुनिया देखी हो। और मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि आधी बात तो आप लोग खुद समझ जाते हैं जब हम लोग पढ़ाते हैं, तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो जो छात्र प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे जो अभी आगे जुलाई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? आज से कैसी स्ट्रैटेजी हो सभी सब्जेक्ट की? पेडागोजी का पोर्शन सीटेट में क्या है? आगे अपने लक्ष्य को कैसे देखना चाहिए कि उन लोगों की भी नौकरी ये साल जाते-जाते लग जाए? मैं कहना चाहूँगा सभी अपने स्टूडेंट भाइयों से कि वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट बुक पे भरोसा रखें जी, और अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा-सा एज देने के लिए जो भी चीज़ें हैं सपोज़ दैट क्लास की बात करें तो जैसे आप हैं वहाँ पे और जी, बेस्ट फैकल्टी है टेक्स्ट बुक पे, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया है। जी, सेकंड थिंग कि कंटीन्यूअस कभी भी अगर वो सीटेट का पेपर दे रहे हैं, तो उनको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कब उसमें जो है कि आपका सब्जेक्ट वाइज़ भी है, चैप्टर वाइज़ भी टेस्ट है और आप उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उसके बाद फुल मॉक टेस्ट भी है और फुल प्रीवियस ईयर भी है और जी, स्पेशली प्रीवियस ईयर्स पे भी फ़ोकस अगर ज़्यादा रहेगा और आपका तो क्लास बेस्ड है सर, नो डाउट। जी, तो जी, इन सारे चीज़ों पे फ़ोकस रहेगा तो बच्चे ईज़िली सीटेट क्वालीफाई करेंगे, कोई ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। वो जो हम कहते हैं ना कि एक हौवा बना हुआ है कि इसे सीटेट टफ है लेकिन नहीं है सर टफ। जी, जी। वो नहीं देखिए सिलेक्शन भी बहुत कम हो रहा है तो कहीं न कहीं या तो लोग समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक चीज़ होता है कि उसपे बात करना, आप सोच रहे हैं बात कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो उससे सिलेक्शन नहीं होगा। उस चीज़ पर आप ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू करिए तो मैं भी ये कहता हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप एक बार जड़ को पकड़ लोगे ना, तो सीटेट क्वालीफाई करना आपके लिए सच में बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि जितना ज़्यादा आप ज़मीन से जुड़ते जाओगे, बेस से जुड़ते जाओगे, टॉपिक से जुड़ते जाओगे, कांसेप्ट से जुड़ते जाओगे, आपके इंटरव्यू से जस्ट पहले मैं अभी क्लास ले रहा था नीरज जी और जब भी मैं क्लास लेता हूँ, अभी आपने प्रीवियस ईयर की बात की, मैं यही चीज़ मैं सोचता हूँ कि बच्चे अगर आप लोग सब लोग इतने कोई जॉब में है, कोई हाउसवाइफ है, सबको 50 तरीके की चीज़ है। अगर वो मुझे 50 मिनट या 40 मिनट किसी क्लास में दे रहे हैं, तो मेरा खुद का 40-50 मिनट चलिए मेरा तो व्यवसाय है ये, लेकिन उनके साथ जीवन के साथ कितनी चीज़ें जुड़ी हैं। उसके बाद अगर वो 40 मिनट निकाल रहे हैं, तो उनका 40 मिनट कितना मूल्यवान होगा। मैं जानता हूँ मैं कई घरों में क्योंकि मैं भी एक लोअर मिडल क्लास से आता हूँ, मैं भी अपने बिहार में अपने गाँव में देखा हूँ, अगर एक फीमेल को अभी इस टाइम पर क्लास लेना हो, आफ्टरनून के टाइम या इवन मॉर्निंग के टाइम तो अपने काम से कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हो सकता है क्लास के टाइम उनको 4 लोग बुला रहे हों, ये चाय बनाना था क्योंकि हमारा समाज हम समझते हैं ये खाना नहीं बना, बच्चा उठ गया, लोग आ गया, कपड़ा सूख गया, ये काम था, 50 काम होते हैं। ऐसे ही पुरुषों को ऑफिस में है, कोई दुकान में है, किसी को 50 तरीके की ज़िम्मेदारी निभानी है। आज फलाने को ये हो गई, क्लास करते-करते किसी को इमरजेंसी आ गई, 50 चीज़ें होती हैं। मतलब हम आप अब 8-10 क्लास के छोटे बच्चे नहीं हैं, बंद हैं, बाहर कुछ भी हुआ तो कोई मतलब नहीं। तो ऐसे केसेस में मैं ये चाहता हूँ क्लास के टाइम कि आप अगर 40 मिनट दे रहे हो और कोई एक पर्टिकुलर चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े।
चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो कंसेप्ट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, चाहे उस टॉपिक से जुड़ा हुआ जो हो। तो यहाँ पर चूंकि समय सबको समय कम रहता है नीरज जी, तो अपना डेली का क्या रूटीन रहना चाहिए, कैसे टाइम निकालना चाहिए और पेडागोजी का क्या रोल है, थोड़ा इस पर बताइए। सर पेडागोजी तो बहुत इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। जी और अगर डेली रूटीन का बात करें तो सर सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के जो भी आपने क्लास किया है या जो भी टेस्ट दिया है उसका जी। रिवीजन होना चाहिए एवरी डे अच्छा, इन मॉर्निंग। पहले जो आपने किया है प्रीवियस डे तक। हाँ, हाँ, जी मैंने जो किया एवरीडे जी मॉर्निंग में उठ के रिवीजन किया है। जी उसके बाद दिन में क्लास देखा है, हम्म, आपको यूट्यूब पे फॉलो किया है। जी दूसरा नंबर बात फिर दिन में टेस्ट दिया, फिर रात तक एनालिसिस किया, फिर अगले दिन फिर रिवीजन पे आ गया। ठीक है। पेडागोजी जो है सर देखिए 30 नंबर का सीडीपी है। हम्म, फिर उसके बाद हमारा जो एसएसटी का पोर्शन आता है उसमें भी पेडागोजी है, हिंदी है जी और इंग्लिश है। जी तो देखो सर सीडीपी तो मेन कोर पार्ट है हमारे लिए, 30 नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। फिर जी उसके बाद अगर हम एसएसटी के पेडागोजी की बात करें तो जब हम इन दोनों पे फोकस करेंगे ना तो हमारा सर इंग्लिश और हिंदी का जो पेडागोजी है वो ऑलरेडी तैयार हो जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, हम्म, समझ रहे? तो हमें हिंदी और इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं करना। अगर हिंदी इंग्लिश के लिए किसी को डाउट है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए आपको भी पता है कि पैराग्राफ रीडिंग होता है, उसको पढ़ो, उसका सॉल्यूशन दो। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट जितना हम करेंगे उतना परफेक्ट बनेंगे। कहावत है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे सेम चीज़ें है कि इस स्ट्रैटेजी के थ्रू चलेंगे तो हमारा एंटायर सिलेबस भी कंप्लीट होगा और प्रैक्टिस भी अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, एसएसटी जैसे आपका है, किसी लोगों का मैथ साइंस भी होगा पेपर 2 में, पेपर 1 कोई होंगे तो ईवीएस भी होगा। जैसे एसएसटी का कंटेंट है, इसके लिए एनसीईआरटी आपने देखा कभी एनसीईआरटी? यस सर, बिल्कुल मैंने एनसीईआरटी कई बार पढ़ा है। जी, और इसमें जो क्वेश्चन जो आता है एक्चुअली पूरा सेम टू सेम सेम टू एनसीईआरटी से सेम उठा देता है। बिल्कुल, 6 to बिल्कुल। 8 का जो एनसीईआरटी है सर, जी, चाहे वो ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, अगर जी, आपने उसको अच्छा से रीडिंग किया है जी, तो आप 100% स्कोर कीजिएगा। जी, जी, और बिल्कुल, सर मैंने खुद एनसीईआरटी पढ़ा है और मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला है एनसीईआरटी से। और सर मैं सबको रिकमेंड बिल्कुल। करूँगा कि बहुत एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। 2-3 चीज़ जो अभी तक के डिस्कशन से मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। एक तो जो प्रीवियस ईयर पर फ़ोकस किया है नीरज जी ने। दूसरा कि एनसीईआरटी जो जहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसमें एनसीईआरटी, ये बात बिल्कुल सही है कि वो आप एग्ज़ैक्ट चीज़ें आता है एनसीईआरटी से, तो जी, उसको आप अच्छे से करिए। और उसके बाद है कि आप जितना अच्छे से टेस्ट दे सकते हैं, जैसा इन्होंने टेस्ट सीरीज़ दिया, और अपने कुछ टीचर स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं से पढ़िए, आप जिन भी टीचर जो भी टीचर आपको अच्छे लगते हैं, अगर आप पकड़िए उनको, बढ़िया से पढ़िए एग्जाम तक। खाली टीचर आपके ज़िम्मेदार हों, जो आपको एग्जाम तक आपको साथ निभाएँ, उनके बताए रास्ते पर चलिए, क्योंकि कई बार सहयोग की ज़रूरत इसलिए भी होती है नीरज जी, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे खुद से नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अभी मान लीजिए कि आप जैसे कि मैं अकेले जाऊँ अब कार सीखना शुरू कर दूँ, तो हो सकता है 50 एक्सीडेंट करके मैं सीख जाऊँ। लेकिन अगर मैं किसी अच्छे ड्राइवर से सीख लेता हूँ, तो हो सकता है कि बहुत कम विध्वंस करके मैं सीख लूँ। मतलब थोड़ा-सा खरोच-वरोच आ गया मेरे चलाने से, लेकिन मैं सीख लिया। तो यही होता है एक टीचर या एक किसी ऐसे व्यक्ति का साथ जो आपसे ज़्यादा जानकार है। वाइगोत्स्की की थ्योरी में एक टर्म आता है एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। तो जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा थोड़ा-सा जानकार है उस मैटर में, उनसे अगर आप चीज़ें लेते हैं तो वो स्पेसिफिक रूप में चीज़ें देते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी किताब हो या कोई भी टेस्ट हो। और टेस्ट जब दीजिए तो बहुत इनकी बात को मैं फोकस करना चाहूँगा, उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। बच्चे टेस्ट देते हैं, मार्क्स आया खत्म नीरज जी, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखते। तो इन चीज़ों सर को जी, सीटीपी पोर्शन की बात करें तो हुँ, वाइगोत्स्की को अगर हम एक बार पढ़ लें, जी, हालाँकि एक बार रीडिंग ज़रूर डालना चाहिए क्लास के जी, बाद भी। वाइगोत्स्की का टर्म बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी, जी, पियाजेट जी हो गए, पियाजे और उसके बाद कोहेलबर्ग की थ्योरी। जी, ये तीनों को अगर अच्छे से पढ़ लेना तो आसानी से देखिए सर, इन तीनों को पढ़ने से हमारा 50% सीडीपी का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जी। 50% में क्या आता है कि हम उसके लैंग्वेज को समझे, उसको समझ के उसका जवाब दें। ये हाँ, तीनों व्यावहारिक पोर्शन ही पूरे क्वेश्चन, सीडीपी को कवर कर देता है। सही बात है, और यही आपको हेल्प करेगा लैंग्वेज के पेडागोजी में भी। बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल सर। व्यावहारिक क्वेश्चन्स आपके बन जाएँगे वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा सर हुँ, इंग्लिश और हिंदी में 20-20 नंबर है अच्छा, और सीडीपी में मेरा 37 नंबर है।
27। सॉरी, सीडीपी में 17 नंबर है और अच्छा, एसएसटी में 37 नंबर। सीबीटीपी में इतना कम नंबर क्यों है? सर वो मैंने लास्ट में किया था, पहले हिंदी और अच्छा, इंग्लिश किया था और फिर उसके या बाद एसएसटी का पोर्शन किया था, फिर सीडीपी लास्ट में किया था। तो अच्छा, उस दिन क्या हुआ था कि लाइट कट की इश्यू हो गई और हम ऐसे जगह पे मेरा सेंटर था कि अंधेरा ज़्यादा था। मैंने ओहो! 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आता था लेकिन उसको पढ़ नहीं पाया। समझ गया मैं। दिक्कत दिक्कत समय थी, जब कम बिहार के रहता सेंटर है, में थोड़ा-सा घबराहट दिक्कत होती है था। तो जानते हुए चीज़ नहीं बन पाती है। सही हाँ, बात हाँ। बोले। अच्छा, तो अब यहाँ पर यही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप कि एग्ज़ाम हॉल में बनाने का प्रारूप क्या होना चाहिए और रंगने का प्रारूप भी थोड़ा बताइए, कितने क्वेश्चन पे रंगे? सर मैं पहले कहूँगा कि कोई भी बच्चा स्टार्ट करे तो पहले हिंदी, इंग्लिश जहाँ पे आप खूब कॉन्फिडेंट में हैं, उससे पॉजिटिव वाइब आती है और जी, एक फ्लो बन जाता है एग्ज़ाम देने का। तो जी। मैं कहूँगा कि सर हिंदी, इंग्लिश से अपना टेस्ट इंग्लिश देना बहुत स्टार्ट लोगों का कीजिए। कमज़ोर होता है भाई, इंग्लिश या संस्कृत। हिंदी तो ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ। इंग्लिश पे बड़ा डाउट रहता है, बड़ा हाथ टाइट लेकिन रहता लेकिन है, खास सर करके बिहार, यूपी के मेन बच्चों को। टाइम जो मेन टाइम जो स्टूडेंट का लगता है वो रीडिंग में लगता है और एक जी, बार अगर रीडिंग अच्छे से हो गया तो क्वेश्चन बन गए। सही बात। ठीक है सर? जी। तो मैं हुँ, यही कहूँगा कि पहले वो फ़ोकस करे लैंग्वेज के पैराग्राफ ऊपर। रीडिंग पे, हिंदी और इंग्लिश पे, फिर हुँ, उसके उनका जो मेन कोर्स है, जैसे मेरा एसएसटी था तो मैंने एसएसटी पे ध्यान दिया, हुँ, वैसे ही वो लोग ध्यान दें, लास्ट में हुँ। सीडीपी को करे, बहुत जी, अच्छा जाएगा सर और जी। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों को। ओएमआर आप कैसे रंगते हैं? मतलब जैसे 30 क्वेश्चन पे रंगते हैं या पूरा-पूरी जब हो जाता है तब कलर करते हैं? सर मेरा तो शुरू से आदत रहा कि एक बार पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है और लास्ट में हमने सबको गोला घेर दिया, ये मेरा अगर पुराना। लास्ट में गोला घेरने से पहले कॉपी ले लिया टीचर तो? अगर मान लीजिए टाइम नहीं बचा कहने का मतलब। सर ये मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट बना रखा है कि इस पोर्शन पे मुझे इतना मिनट देना है, इस पोर्शन पे इतना मिनट देना है, तो वो टाइम एग्ज़ैक्टली वहाँ लगता है सर। जी, तो जी, मेरा जी। जो इस बार के एग्ज़ाम में फ़ोकस था कि 2 घंटा में मुझे सारे सेक्शन कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिज़ॉल्व करने हैं और लास्ट के हाफ एन आवर जो होगा, उसमें से 5 मिनट हमें एक बार गो थ्रू कर लेना है कि हमने जो टिक किया वो सही है कि नहीं, उसके बाद कलर हुँ, करते जाना है। वाह! तो यहाँ पर जैसे कि जो भी बच्चे अभी आगे एग्ज़ाम देने जाएँगे, उन लोगों के लिए थोड़ा अब डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चन्स मैं आपसे करूँगा कि ठीक है, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो रही है, कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि जी, आपने जी। ऑनलाइन एजुकेशन की है अपने सिचुएशन के बेसिस पर, तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है? एक वरदान है, एक अभिशाप है, क्या है? और इसमें क्योंकि बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी चीज़ें हैं, मोबाइल निकलता है, 2 घंटा तक रील्स देखते रह जाते हैं, क्लास देखते-देखते कुछ और देखने लगे। प्रैक्टिकल बात है, कोई इस पे चर्चा नहीं करता है, लेकिन मैं इस पर चर्चा करना चाह रहा हूँ कि आखिरकार कैसे इस मोबाइल में पढ़ाई हो रही है। कोविड के पहले तक तो लोग हँसते थे, जब ऑनलाइन एजुकेशन पे कि भाई मोबाइल में कौन-सा पढ़ाई होता हो, तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन आखिरकार ऐसा इसको कैसे लेना चाहिए कि इसका सही उपयोग लोग कर सकें? सर जो भी बच्चे रियल में सीरियस है किसी भी एग्ज़ामिनेशन के लिए, कल को मेरा रिज़ल्ट आए या ना आए वो बात अलग है, लेकिन मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा। मैं ऐसे भी किसी भी सिंगल सोशल मीडिया ऐप यूज़ नहीं करता, पहली नंबर ठीक, बात। ठीक है। यूट्यूब को यूज़ करता हूँ तो जो मेरा क्लास वगैरह होता है उसके लिए। रील्स मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करता क्योंकि रील्स हमें नैरो माइंडेड बनाएगा। कोई भी बिल्कुल, स्टूडेंट हो, अगर वो बिल्कुल। रील्स देखता है तो वो नैरो माइंडेड बनेगा। हुँ, और सेकंड थिंग कि कोई भी सोशल मीडिया यूज़ ना करे। आज के टाइम में जो ऑनलाइन जो शिक्षा है, वो वरदान हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि कोई आदमी आईटी सेक्टर में जॉब कर रहा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ जी, और वो वहाँ पे बैठे-बैठे और भी कोर्स कर रहा है ऑनलाइन और उसके बाद वो आज 40,000 कमा रहा है। अगले साल सुन रहा हूँ कि वो 1 लाख के पैकेज लेके बैठा हुआ है। सही बात। तो इससे ये साबित होता है कि लोग बैकएंड में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऑनलाइन हुँ, मेरा समय सेव करता है, मेरा समय बचाता है। सपोज़ दैट कि मैं दिन भर कहीं काम कर रहा हूँ, मेरा थोड़ा-सा टाइम बचा, कान में हेडफ़ोन लगाया, चलते हुए मैंने कुछ क्लास सुन लिया, वो मुझे फ़ायदा देता है। ऑनलाइन जी, आज के टाइम में सर ऑफ़लाइन बैच से मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक दूसरी नंबर इसकी अच्छाई ये है कि फीलिंग तो सेम है सर, आप बोर्ड पे पढ़ाओ या मैं मोबाइल में देखूँ, हुँ, फीलिंग सेम है। जी, बस मुद्दा ये है कि हम कितने फ़ोकस्ड होके पढ़ते हैं, उसका रिवीज़न सही बात, कितना बार करते हैं। सही बात। मुझे याद आ गया एक और विद्यार्थी से मैं पीछे शेयर कर रहा था कुछ दिन पहले। मैं पटना में अपने इंटर की प्रिपरेशन के दौरान था, तो पटना में एक जगह है मुसल्लपुर हाट, बड़ा फ़ेमस जी। जगह है, वहाँ पे हुँ, सब प्रिपेयर करते हैं, वहीं पर एक बाज़ार समिति एरिया था, वहीं पर हम लोग रहते थे। अपना बड़े-बड़े लॉज थे, सभी रहते थे।
कोचिंग वहाँ से मेरा था एक मतलब अलग-अलग एरिया में था, एक भिकना पहाड़ी है, एक उधर था, एक उधर एनएमसीएच के उधर था, एक अशोक राजपथ में था, ऐसे करके अलग-अलग जगह पे था। साइकिल था मेरे पास और मेरे भैया का सेकंड हैंड साइकिल वो लिए थे, वो उसका थर्ड हैंड मान लीजिए, उससे मैं जाता था, 3 कोचिंग में जाता था। तो 3 कोचिंग के दौरान मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ, 8-10 साल नौकरी भी किया हूँ, आईटी सेक्टर जिसमें आपने बात की उसमें, अभी बाय शौक ही पढ़ा रहा हूँ, बाय पैशन पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें जब मैं कोचिंग जाता था, तो एक कोचिंग 1.5 घंटे की थी, एक 2 घंटे की और एक और शायद 1 या 1.5 घंटे की थी। लेकिन सुबह जो मैं निकलता था 7 बजे, तो एक बार घर आता था 12 बजे, तो जैसे-तैसे वही जो खि कुकर में भात-दाल चोखा बनाते हैं ना एक ही साथ, वो बिल्कुल, बना के बिल्कुल खा सर, के मैंने भी किया। हाँ, हाँ। तो उसी में डाल दिया, उसी में वो बाटी रहता था, उसको डाल के उसमें आलू दे दिया, गरम हो गया दाल, वो करके खा के निकलता था, फिर शाम के 5 बजे आता मतलब ये 3 क्लास में मेरा साइकिल का जर्नी ज़्यादा होता था। साइकिल से जाना, आना, वहाँ पे अच्छा सीट नहीं मिलेगा, 500-400 बच्चे बैठते हैं, अब सीट नहीं मिलेगा, जल्दी जाना है, जल्दी नहीं गए तो पीछे जाके खड़े हैं। टीचर से वहाँ पे भी हम ऐसे तो बात करना छोड़िए, टीचर से तो वहाँ पे मिल ही नहीं पाते थे, वो पूरा सिक्योरिटी गार्ड लगा हुआ है चारों बगल। तो ये पूरी जो सिस्टम थी, उसके बाद मतलब सिर्फ़ उस क्लास में जाके अगर गलती क्योंकि सुनाई स्पीकर पे ही देता था, प्रोजेक्टर पे ही हाँ, पढ़ते थे। तो वो जैसे-तैसे मतलब अगर आप सुन लिए, पढ़ लिए, नहीं तो किसी और से जो आगे बैठा था उससे नोट्स बना लिए। तो तभी तो समझ में नहीं आया लेकिन बाद में ये पता चला कि आखिर किए क्या उस 1 डेढ़ साल में। यही किए कि मतलब कैसे करके नोट्स तैयार किए। वो जो एक इंटरैक्शन होता है, वो जो एक कन्विंसिंग होता है, वो चीज़ नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब ये मैं सम्मान करता हूँ, सामने हम फिज़िकली बच्चे प्रेज़ेंट रहते हैं, तो वो एक मनोवेग ट्रांसफ़र होता है, मैं मानता हूँ उस बात को। लेकिन आज के डेट में वो चीज़ अगर मेरे पास रहता, मेरे सामने रहता, मैं 2004-5 की आपको बात बता रहा हूँ, जिस टाइम पर कि ये सब कुछ बात ही नहीं था। वो मोबाइल आया था, वो नोकिया का 3310 उस समय पर रिवॉल्यूशन था वही, कि भाई इतना बड़ा मोबाइल आ गया उसमें। तो उस समय के लिए वो चीज़ था, अभी जो भी चीज़ें उपलब्ध है उस हिसाब से वो चीज़ें आसान हो गई। आपको दीपक हिमांशु से पढ़ना है, आप मोबाइल खट-खट करो आ जाएगा। कितना भी बड़े तोप फैकल्टी से पढ़ना है, आप मोबाइल में फटाक लगाओ सबका यूट्यूब पे आ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो या बैच से पढ़ना है, बैच से पढ़ लो और टीचर बड़े एक्सक्लूसिवली पढ़ाते हैं, डाउट देते हैं। सीटेट में अब हम लोग और एनहांस कर रहे हैं, वन टू वन मेंटरशिप जो इस बार हम लोग बैचेस निकाल रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने सही कहा इस बारे में। नीरज जी, अगर आप जाते-जाते और भी कुछ शेयर करना चाहते हैं या मन में कोई बात हो कि भाई इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर टेक्स्ट बुक एडटेक इंडस्ट्री का सबसे पुराना प्लेटफ़ॉर्म है। इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर अगर कभी मुझे शेयर करने का मौका मिले तो मैं ये शेयर करूँगा, अपने बारे में, परिवार के बारे में, पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं बच्चे में ड्रीम करता था कि यार कभी जाऊँगा ना ऐसे जगह पे तो ये बोलूँगा। कुछ भी मन में हो तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते सर हैं। जी, ड्रीम की बात करते हैं तो सर मेरा तो ड्रीम छोटे समय से ही बहुत छोटा-छोटा ड्रीम रहा। जब मैं छोटा-सा बच्चा था तो मुझे उस टाइम पे ड्रीम ऐसा था कि मैं ईंट वाला जो भट्ठा होता है उसमें काम करूँगा। क्योंकि उस टाइम पे अच्छा, मेरे दादाजी भट्ठा में काम करते थे। अच्छा। फिर हुँ, उस टाइम पे मेरा बड़ी मुश्किल से पिताजी ने साइकिल खरीद दिया तो उस टाइम पे हम सोचे कि साइकिल का रिपेयर का मिस्त्री बनूँगा। फिर धीरे-धीरे आगे पढ़ता गया। तो सर जर्नी ऐसा था कि एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं मैथ का क्लास मुज़फ्फरपुर में ही पढ़ने जाता था, तो जी। सुबह मैं 5 बजे घर से निकलता था, वो भी दूध लेकर गाय का। टीचर को हुँ। दूध देता था, उसके बदले में पढ़ता था। हाँ, तो हाँ। सर अच्छा अपने अपने गाय का दूध लेके जाते हाँ, थे। हाँ। हाँ, हाँ, तो ऐसा होता है। हाँ, वो हमारे यहाँ भी होता था। हुँ, और उसके हुँ, बाद सर पढ़ता गया, दिल्ली गया कमाने के लिए सर, वहाँ पे अच्छा हुँ। माहौल मिला, अच्छे संगत मिले और दिल्ली मैंने कमाने के लिए पारिवारिक ज़रूरतों के हिसाब से गए या हाँ, अपने शौक से गए? पारिवारिक ज़रूरत के लिए सर। अच्छा। पारिवारिक ज़रूरत थी क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, लेकिन आज आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे अरे पास वाह! घर है और ये 2022 में ही एक पक्का सा घर बनाया हूँ, अभी प्लास्टर वगैरह हुँ। किया नहीं हूँ अभी और अभी अभी मैडम की नौकरी लगी, अभी आपकी नौकरी लगी, इसका प्लास्टर भी होगा, इसका 2 फ्लोर बनेगा। एकदम ऊपर वाले से एकदम ये है बिल्डिंग किया है अब आप क्योंकि देखिए भाव विचार इंसान का अच्छा रहे, नॉलेज अच्छा रहे तो ये सब चीज़ें बिल्कुल हो जाती हैं। और आप जिस जगह पर बैठे हैं और जिस प्लेटफ़ॉर्म पर आप बैठे हैं, वो आप ये सोच लीजिए कि आपने जो मेहनत किया है, वो किसी राजमहल से भी बड़ा है। तो वो सब चीज़ें अब छोटी हो गई। जी, तो ये बड़ा अच्छा बिल्कुल लगा सर। मुझे। जी, प्लीज़ कंटिन्यू करिए। हुँ। तो ऐसा जर्नी था, ऐसा जर्नी हमने देखा है सर। जी, कई जी। बार नहीं बरसात होता था ना तो पढ़ते वक़्त सर अ, बारिश होती थी तो हमें पूरी रात जग के बैठना पड़ता था। अगर कोई गेस्ट आ जाए तो हमें बैठना पड़ जाता था, ऐसा हालात था। जी, लेकिन समझ रहा हूँ। धीरे-धीरे चेंज किया, पढ़ाई भी करता रहा।
क्योंकि सर सबसे पहला मैंने एक संदेश दूँगा अपने सभी साथियों को कि सबसे पहले वो नशा से दूर हो जाए। जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जानिए ये सब चीज़ों पे लोग बात नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के डेट। लेकिन सर मैंने देखा है कि जब बिहार से बच्चा दिल्ली जैसे शहरों में जाता है, तो एक तो बात आपको भी पता है कि बहुत से ग्राउंड पे लोगों को परेशानियाँ होती है, काफ़ी सारे तकलीफ झेलने होते हैं जी, और आपको भी पता है कि डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत सारे चीज़ों को लेकर होता ही रहता है। जी, फिर भी मैं कहूँगा कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले नशा से दूर रहिए और आप ऐसा काम कीजिए कि आप फिर से कम बैक टू योर होम एंड जी, स्टार्ट न्यू जर्नी कि आप किसी और बच्चे को एनकरेज कर सकें। जी, मैं यही कहूँगा क्योंकि मैंने सर 10 साल घर से बाहर रह के ना जो तकलीफ़ें झेला है अ, बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस किए हैं और जो एक आप समझ सकते समझ हैं। सकता हूँ, मैं समझ आई सकता हूँ। डोंट वांट कि सम अदर नहीं, 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 ठीक है, नहीं, नहीं, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ और मतलब इंसान सबको सद्बुद्धि दे, सभी व्यक्ति सम्मान करे। मैं भी अलग-अलग स्टेट में रहा हूँ, मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ। यही हमारा संघर्ष है और इसी से इंसान और बड़ा है। तो ना 1 महीना ना नौकरी करना पड़ेगा, तो आपके लिए बहुत छोटी चीज़ होगी। लेकिन अगर आप नहीं किए होते, ये संघर्ष नहीं देखे होते, तो शायद आज आपके लिए भी बड़ा होता। आप जीवन में आपका व्यक्तित्व और बड़ा हो गया इन चीज़ों से। तो ये देखिए बहुत सर जी, जी। सीटेट मेरे लिए अभी अचीवमेंट होप्स हो कि इन सम पीरियड्स मैं फिर से कोई बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालीफाई कर जाऊँ। चाहता हूँ कि बीपी एग्ज़ाम अपने टाइम से अप्रैल, मई इत्यादि की जी, बात के बाद अगले 6 महीने 7 महीने के अंदर ये आपका भी हो और शिक्षक की कुर्सी पर बैठे, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब करवा के मेरे दिमाग में वो इमेज चल रहा है। तो सारा प्रोसेस हो आपको स्कूल मिले और फिर हम आपका इंटरव्यू करें और बहुत प्राउडली कहें सर बिल्कुल हुँ, सर मैं तो यही आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और जी, डेफ़िनेटली जो अपकमिंग है वैकेंसी आने वाली है, होप सो जी, मैं उसे क्रैक कर पाऊँ। तो जी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक जो कहते हैं बहुत अच्छा फ़ील हो। कभी भी आपको किसी प्रकार ऐसी एकेडमिक या नॉन एकेडमिक हो जो मैं या टेस्ट टेस्ट हो हम लोग मदद कर सकें किसी भी रूप में, तो प्लीज़ आप लोग रीच आउट करिएगा। लोग बहुत अच्छा लगेगा। जी, वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस इंटरव्यू।